अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्कल से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं जो है गलत बन जाती है और ये परिकल्पनाएं गलत बनने के कारण आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको करना क्या होता है? कुछ नहीं, आपको मात्र और मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना होता है। वो ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें वो बिल्कुल इतना क्लियर रखें आप अपने टॉपिक को कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए बिल्कुल आप आसानी से उसको बना सके। वृत्त से संबंधित आपको लगभग बेसिक जो प्रश्न है उसको आप लोग आसानी से बना सकेंगे। हेलो दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित के एक टॉपिक वृत्त पर चर्चा करेंगे जिसको अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल GS बाय लोकेश चक्रधारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो चलिए आज हम वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि वृत्त से संबंधित आप किसी भी तथ्य को नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के ऊपर चलते हैं। तो परिभाषा देखते रहिए किस तरह से बनता है। ये एक बिंदु है, ठीक है। इस निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर बिंदुओं का एक समूह होता है इस तरह से। अब इस समूह को जब हम इस तरह से मिला देते हैं इस तरह से जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। हालांकि ये स्केल में सही से और बनेगा। तो ये है वृत्त। इसको क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहा जाता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहेंगे और जो बिंदु आपने मिलाया है क्रमशः इस तरह से उसके चारों ओर, तो ये जो कहलाता है वृत्त की परिधि। वो जो संरचना है क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि, ठीक है। यहीं पर हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे आगे इसके अन्य अवयव के बारे में। तो वृत्त की त्रिज्या किसको कहा जाता है? तो वृत्त की त्रिज्या केंद्र से, देखिए ये केंद्र है, केंद्र से परिधि पर किसी भी बिंदुओं को मिलाने से। मान लो हम इस बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है। ये केंद्र से हम परिधि के किसी भी एक बिंदु को मिलाते हैं तो बनने वाली जो रेखाखंड है वह क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। देखिए इस तरह से इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जीवा, ठीक है। जीवा की परिभाषा में अक्सर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जीवा क्या होता है इसको यहाँ पर देख लीजिए। जीवा किसको कहा जाता है? जब परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाते हैं, किसी भी दो बिंदु को, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये दो बिंदु हैं, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, इनको इस तरह से मिला दें तो क्या बनता है? ये क्या बनता है? ये जीवा बनता है, ठीक है। ये जीवा कहलाता है। इसके बाद इसके साथ ही साथ आपको अन्य परिभाषा के रूप में हम बताना चाहेंगे, अन्य परिभाषा के रूप में वो है व्यास, ठीक है। तो व्यास किसको कहा जाता है उसको हम देखेंगे। तो जब परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाएं और वह केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है। या फिर यूं कहें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जैसे इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिला रहे हैं, है ना। इन दोनों नीले बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो ये इस तरह से केंद्र से होकर जाएगी, तो ये कहलाता है व्यास, ठीक है। जिसे D से प्रदर्शित करते हैं व्यास। अब यहाँ पर ये तो हुए पूरे वृत्त के अवयव। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा
केंद्र, त्रिज्या, परिधि, जीवा, व्यास, ये सभी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी वृत्त में केंद्र की संख्या केवल 1 होगी, ठीक है। किसी भी वृत्त में जीवा की संख्या अनंत हो सकती है, क्योंकि जीवा ये यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी जीवा आप खींच सकते हैं, अनंत हो सकती है, ठीक है। उसी तरह से व्यास के बारे में अगर हम बात करें, इस व्यास के बारे में, तो व्यास भी क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिक फैक्ट के बारे में जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। यहाँ पर व्यास जो है त्रिज्या को 2 बार लेने से बन रहा है, ठीक है, या 2 त्रिज्या मिलकर हमारा क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। तो ये सूत्र काफ़ी बार पूछा गया है, और आप जैसे 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में रहते हैं तो यहाँ पर, या 12th स्टैंडर्ड में भी ये कभी कभी कई जगह यूज़ होता है। तो इसको बिल्कुल क्लियर रखिए, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। इसी को पलट देने से, यानी कि पक्षांतर कर देने से क्या मिलता है, यहाँ पर व्यास, अगर त्रिज्या का मान आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, बराबर त्रिज्या बटे 2। कई बार इस सूत्र को इस तरह से भी लिखते हैं, ये तो आपको समझ में ही आया होगा, क्योंकि 2 को हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं, गुना के रूप में था, इधर भाग के रूप में आ गया, और ये जो त्रिज्या है उसका मान आपको निकल गया। कहने का मतलब ये है, अगर आपको व्यास का मान दिया रहे तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिज्या का मान दिया रहे तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं। जैसे व्यास का मान 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर त्रिज्या का मान 9 सेंटीमीटर दिया हो तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित और जो मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं वो है कि वृत्त का जो परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि होता है, उसका सूत्र होता है, वो है 2 पाई r, ठीक है। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, जहां पर आपका पाई का मान होता है, पाई का मान होता है, जहां देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, जहां पर पाई का मान जो है 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है, कई बार डायरेक्टली प्रश्न दे दिया रहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट आप इस सूत्र को लगाएंगे, क्लियर है, त्रिज्या बस का मान रख देंगे, फिर आप बाकी इसको हल करेंगे। उसी तरह से ये तो हो गया परिधि। अब क्षेत्रफल के बारे में अगर हम जाने तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई r का वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r का वर्ग। यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली प्रश्न दे दिया जाता है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है ना, इतना है। जैसे मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आप उसका क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा। तो यहाँ पर पाई का मान तो 22/7 रखेंगे, गुना 7 का घात 2 कर देना, और आप फिर आगे उसको हल करिएगा, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। या इसी में एक तरह से घुमाकर भी प्रश्न पूछता है कि एक घोड़ा, प्रश्न यही है, सूत्र भी यही लगेगा। इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर, या फिर कक्षाओं के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है कि एक घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, तो रस्सी की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर वह कितने क्षेत्रफल का घास चर सकता है।
तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वो तो क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। ठीक है, पूरा ऐसे घूम के वो क्या करेगा, घास को चर सकता है, तो इतने क्षेत्रफल के घास को चर सकता है, तो क्षेत्रफल का ही सूत्र वहाँ पर लगेगा। तो ये तो रहा वृत्त के अवयव और उससे संबंधित सूत्र, परिधि का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र। आशा करता हूँ कि ये आपको सबको ये सभी सूत्र और वृत्त के अवयव क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।